जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा प्रश्न इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये पूरा वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और इससे पहले मैं जीके जीएस का बहुत सारा क्लास करा चुका हूँ, 12-13 क्लास करा चुका हूँ। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर वाइज पूरा वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप लोग देखते रहना, क्योंकि इन्हीं सब में से इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा ना, इन्हीं सब प्रश्नों में से उसमें पूछा जाएगा। मैं आप लोग को इस तरीके से जीके जीएस का क्लास कराऊंगा जिस तरीके से आप लोग को आसानी से याद हो जाए। मतलब जो कुछ भी आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा ना उसको हमेशा रिपीट कराते रहूंगा। और शाम को 7 बजे जो बीसू सर मैथ का क्लास कराते हैं वो भी आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है ना। अभी देखो जैसे बीसू सर का जो एकेडमी है आर्या डिफेंस एकेडमी, तो इसमें रिलेशन वाले बहुत सारे लड़के आए हुए हैं सब, और उन लोगों का दौड़ निकल गया है। 10 सितंबर को उन लोगों का पेपर है, तो उन्हीं लोगों को अभी बहुत सारा मतलब पूरा का पूरा दिन वो पढ़ा रहे हैं। 10 सितंबर से पहले रिलेशन वाले सभी लोग चले जाएंगे पेपर देने, तो बीसू सर फ्री हो जाएंगे। उसके बाद से आप लोगों के लिए कुछ अलग किया जाएगा, कुछ नया किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही नई भर्ती आ जाएगी ना, वैसे मतलब आर्या डिफेंस एकेडमी में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। तो फिर उस टाइम सर बिजी हो जाएंगे, क्योंकि दिन भर सुबह में 5 बजे जगा देते हैं और 5 बजे से 7:30 बजे तक जीके जीएस का क्लास चलाते हैं। उसके बाद से मतलब 1 घंटे का टाइम मिलता है, फिर शाम तक 6 बजे तक क्लास ही क्लास चलता है, 10-10 मिनट का रेस्ट आता है। तो मिला जुला कर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी 10-15 दिन के बाद बीसू सर थोड़ा फ्री हो जाएंगे ना, तो और अच्छा आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैथ का क्लास भी आप लोग रेगुलर करते रहना और जीके जीएस का क्लास भी करते रहना, अगर इस बार इंडियन आर्मी का पेपर पास करना होगा तो, ठीक है ना। अपना पहला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चीन, नेपाल, भूटान और भारत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। चीन इज राइट आंसर, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, तमिलनाडु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये आप लोगों को पता होना चाहिए और अपने कॉपी में इस प्रश्न को उतार लेना, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्पेस एजेंसी क्या है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। इस बार इसरो के बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था और आने वाले समय में भी जितना बार भी इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा उतना बार इसरो के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए इसरो के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसरो, डीआरडीओ, नासा और CNSA। इसका राइट आंसर इसरो हो जाएगा, इसरो इज राइट आंसर। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो इसका स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसरो नाम है, ठीक है ना। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब यार दूसरा नंबर पर डीआरडीओ दिया है, तो डीआरडीओ के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इंडियन आर्मी का ये सब फेवरेट प्रश्न है और इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सेना के अंदर जो गोला बारूद बनाया जाता है तो वो कहाँ पर बनता है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भर्ती भी निकाली जाती है, लेकिन काफी टॉप भर्ती कराई जाती है। आप लोग देखे होंगे कि बार बार मतलब हर साल में डीआरडीओ की भर्ती निकाली जाती है, तो डीआरडीओ के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर इंडियन आर्मी का गोला बारूद बनाया जाता है। अब ये नासा दिया है, तो ये जो नासा
है ना, ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। यहाँ CNSA दिया है ना, तो ये चीन का स्पेस एजेंसी है। तो आप लोग पूरा याद कर लेना। भारत का स्पेस एजेंसी इसरो है और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर गोला बारूद बनाया जाता है। और नासा जैसे अमेरिका का स्पेस एजेंसी है और CNSA चीन का स्पेस एजेंसी है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो से मैं 2 प्रश्न इसलिए लिया हूं क्योंकि इसरो के बारे में जानना आप लोगों को जरूरी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर हिंदी में बताया गया है। ठीक है ना। इंग्लिश में होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, 26 जनवरी 1947, 5 सितंबर 1996 और 8 जनवरी 1999। इसका राइट आंसर 15 अगस्त 1969 हो जाएगा। 15 अगस्त 1969 इज राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। प्रश्न है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, काबुल, दिल्ली और सासाराम। इसका राइट आंसर काबुल हो जाएगा। काबुल इज राइट आंसर। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। और शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है ना। शेर शाह सासाराम दोनों नाम से लग रहा है कि हाँ इसका मकबरा हो सकता है, तो शेर शाह का भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और करंट अफेयर्स का प्रश्न आप लोग को पता होना चाहिए। देखो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? सामंत गोयल, रवि सिन्हा, अरविंद कुमार, अजय ठाकुर। इसका राइट आंसर रवि सिन्हा हो जाएगा। रवि सिन्हा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई? 1955, 1920, 1919, 1936 है। इसका राइट आंसर 1936 हो जाएगा। 1936 इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना। ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को संडे के दिन भी देखने को मिलेगा। वहां पर देखने को मिलेगा सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई, तो आप लोगों को बिना सोचे समझे 1936 पर ट्रिक मार देना है। उसके बाद से आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भाई मेरा 100 में से 100 प्रश्न सही हो गया। उसके बाद से जब इंडियन आर्मी का पेपर आएगा ना, तो उसमें भी आप 30 में से 30 प्रश्न GK GS का कर दोगे अगर ईमानदारी पूर्वक से पढ़ते रहोगे तो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है ना। यहाँ पर बेंटिंक और रहेगा, बेंटिंक रहेगा, इसको आप लोग सही से लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1920, 30 मार्च 1948, 24 मार्च 1946, इनमें से कोई नहीं। देखो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर 24 मार्च 1946 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था, तो इसका राइट आंसर 24 मार्च 1946 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 में आया था। मैं आप लोग को बार बार इसलिए रिपीट कराता हूं ताकि आप लोग के दिमाग में ये गूंजता रहे। ठीक है ना। जब भी आ जाए कि भाई कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर और संतोष यादव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर लिखा गया है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। इसका राइट आंसर 2 अक्टूबर हो जाएगा। 2 अक्टूबर इज राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? देखो, अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था सूर्य ग्रहण कब होता है। इसमें आप लोग को जानना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब चंद्र ग्रहण होता है, या जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, या जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधे में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये तो सीधा सीधा नहीं हो सकता है, ये तो साफ साफ गलत दिख रहा है और ये भी गलत दिख रहा है। अब सिर्फ दो ऑप्शन बचा है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी, देखो अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जाकर सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जाकर सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तब चंद्र ग्रहण होता है। दोनों आप लोग याद रखना, ठीक है ना। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, OMR का पूरा नाम क्या है? OMR सीट आप लोग बोलते हो ना, जैसे हर जगह पेपर देने जाते हो तो जहां पर पेपर कराया जाता है OMR सीट मिलता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन मार्क रिकॉग्नाइजेशन ओल्ड मेमोरी रीड, और यहाँ दिया है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और हमारे जितने साथी 15 में से बोलते हैं कि भाई मेरा तो 7 ही सही हुआ है, मेरा तो 5 ही सही हुआ है, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 बेस बन जाएगा और सारी चीजें अच्छा होने लगेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न सामान्य विज्ञान का है। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। टाइफाइड से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ देता है कि पीलिया से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसका आंसर यकृत होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, आंत और मस्तिष्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आंत हो जाएगा। आंत इज राइट आंसर। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीकाकरण वैक्सीन का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो, ये सारा प्रश्न बहुत बीन कर, बहुत छांट बीन कर लिखा गया है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सर्च कर करके लिखा गया है, तो अपने कॉपी में जरूर इन सब प्रश्नों को लिखते जाना, नहीं तो बाद में जब आप खोजने लग जाओगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को ना, तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। 2-2 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं। जिस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है उस टाइप का पूरा प्रश्न देखना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है यार इस तरह से प्रश्न पूछा गया है तो इस बार इस तरह से पूछा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को तो सिर्फ कुछ डाटा खत्म करना है और कुछ टाइम खत्म करना है, तो यहाँ से आप लोगों को इकट्ठा मतलब मिल जा रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है मेरे भाई। इस मेहनत को आप लोग बेकार नहीं जाने देना, बर्बाद नहीं जाने देना। मेहनत करके पढ़ाई करना, ठीक है ना। जितना जीके जीएस बताया जा रहा है पूरा जीके जीएस याद कर लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरा जीके जीएस याद कर लो और आपका इंडियन आर्मी का पेपर ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि विशु सर मैथ पढ़ा रहे हैं और पूरा एकदम उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं जिस लेवल का इंडियन आर्मी में प्रश्न बनता है। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल लेकर चले जाते हैं। मैं भी इस बार इंडियन आर्मी का पेपर दिया हूँ। मैं मैथ में 15 में जैसे 13 प्रश्न एकदम सही किया था, 2 प्रश्न नहीं आ रहा था, 2 प्रश्न छोड़ दिया। और कैसा प्रश्न आया था, जिस तरह से विशु सर बताते हैं ना, सेम उसी तरह से प्रश्न आया था। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था, मैं भी जैसे मैथ में उतना ज्यादा जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इस लेवल का आया था ना कि मतलब ज्यादा हार्ड नहीं था, बेसिक मेरा सही था। तो भाई मैं तुरंत मतलब 15 में से 13 लगा दिया। और रीजनिंग में तो 5 में से 5 आप लोग कर दोगे, ठीक है ना। रीजनिंग में विशु सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग में 5 में से 5 करोगे, क्योंकि मैं भी 5 में से 5 किया था। बस आप लोग पहले से डरना नहीं, ठीक है ना। जब पेपर देने बैठोगे रेगुलर पढ़ते रहोगे ना तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा, क्योंकि उतना हार्ड नहीं आता है जितना हार्ड आप लोग सोचते हो। कि नेक्स्ट प्रश्न है
कि टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर इज राइट आंसर। आप लोग अपने दिमाग में ये नहीं सोचना बहुत हार्ड पेपर आएगा। मैं आप लोगों को कई बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग सोचते हैं ना तो हम लोग का माइंड बोलता है अरे ना पढ़ बहुत हार्ड पेपर आएगा, तुमसे नहीं निकल पाएगा, ऐसा हमारा माइंड बोलता है क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो आप लोग ये तो नहीं सोचना, ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करना, पेपर निकलेगा, सबका पेपर निकलेगा, दौड़ का भी तैयारी करते रहो। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा था। क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि इज राइट आंसर। क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी होती है? तो क्रीम रंग की ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय, आंख, कान और दांत। दांत तो कभी हो ही नहीं सकता है, 24 घंटा दांत नहीं ना चलाओगे, और कान भी नहीं हो सकता है क्योंकि 24 घंटा कान मतलब जब सो जाते हो तो नहीं सुनता है। फिर आंख भी नहीं, आंख भी बंद करके सो जाते हो। ये जो हृदय है ना, ये मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग है, हमेशा धड़कते रहता है, हमेशा धड़कते रहता है, चाहे सो जाओ, चाहे जगे रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, हमेशा धड़कते रहता है। तो मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता है। भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट से तो बहुत सारा ऊर्जा मिलता है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है और चावल से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है। अब दूसरा नंबर पर प्रोटीन दिया है, तीसरा नंबर पर वसा दिया है और चौथा नंबर पर विटामिन दिया है। तो इसका राइट आंसर विटामिन हो जाएगा। विटामिन इज राइट आंसर। जो विटामिन होता है ना, जैसे भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन का काम क्या रहता है? मान लो हमारे शरीर में कोई रोग हो जा रहा है या मतलब कोई भी जैसे ऐसा रोग हो रहा है तो उससे लड़ने का क्षमता रखता है। क्या रखता है? विटामिन रखता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाल झड़ता है तो विटामिन ई कमी से होता है, विटामिन एच कमी से, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। तो इस तरह से मतलब बताया जाता है ना। तो विटामिन, जैसे शरीर में कोई रोग होता है तो वो विटामिन का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता है विटामिन। आप लोग ये नहीं सोचना कि विटामिन का गोली खा लेंगे तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलने लगेगा। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन हमारा शरीर का जो रोग प्रतिरोध क्षमता रहता है ना, उसी से लड़ने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। शरीर का सबसे छोटा मतलब अंग क्या होता है? कोशिका होता है। मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूं। अब यहाँ पर बताया गया है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी। इसका राइट आंसर साइटोलॉजी हो जाएगा। साइटोलॉजी इज राइट आंसर। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वेटसन और फ्रेडरिक मिशर, स्ट्रासबर्गर और वाटसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो वो 46 पाए जाते हैं। आप लोग को ये पता होना चाहिए। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज आपका स्ट्रासबर्गर ने किया था, ठीक है ना। गुणसूत्र का खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
गामा किरणों की खोज किसने की थी? बेकुरल ने, हर्शल ने, हर्ट्ज ने और मार्कोनी ने। गामा किरणों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर बेकुरल हो जाएगा। बेकुरल इज राइट आंसर। गामा किरणों की खोज बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। घनत्व का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब और केजी मीटर प्रति सेकेंड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है, अस्थि मतलब होता है हड्डी, ठीक है ना। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखो कभी कभी पूछ देता है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है, तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 20 और 22 है। इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। 22 इज राइट आंसर। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, न्यूरॉन और कुपिकाएं और कोशिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन की खोज किसने की थी? बैटिंग ने, ल्यूवियन हॉक ने, जॉन साल्क ने और फंक ने। तो इसका राइट आंसर फंक हो जाएगा। फंक इज राइट आंसर। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और लास्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किसमें पाया जाता है? वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? हो जाएगा, पाया जाता है नहीं होगा, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? यहाँ पर आप लोग लिख लेना, यहाँ माँ बना लेना, ठीक है ना। मापा जाता है तो इसको आप लोग ऐसे लिख लेना। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर और इनीमोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में मापा जाता है। तो आज आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। अगर 30 प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है ना, तो आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका इंडियन आर्मी का पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। और रेगुलर आप लोग पढ़ाई करते रहो। अगर अभी आप लोग का 25 प्रश्न नहीं सही हो रहा होगा ना, तो आने वाले समय में 25 नहीं 26, 27 सही होंगे, 30 में से 30 सही होंगे। मैं जो कुछ ही बता रहा हूं उसको आप लोग अपने कॉपी में लिख कर याद भी करना पड़ेगा और रेगुलर वीडियो देखना पड़ेगा और संडे के दिन टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई अभी हमारा क्लास समाप्त हो गया है। अब बीसू सर का क्लास चलेगा और टाइम अभी आज तो थोड़ा जल्दी है, 10:44 हो रहा है। और देखो पसीना से बुढ़े हुए हैं भाई, अभी पंखा उनका इसमें काम नहीं करता है। तो जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उसी तरह से आप लोग भी मेहनत करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।